बच्चों, हम अभी पिछले वीडियो से जो हमने आपका विषय लिया है वो है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। इसके प्रथम अध्याय में हमने कला क्या है इस बात पर चर्चा करी और विभिन्न विद्वानों ने कला को किस तरह से परिभाषित किया है ये आपको बताया। आज हम जो है कलाकार और श्रोता, इनका आपसी किस तरह का संबंध है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी कला हो उसमें कलाकार जो है वो अपने बहुत लंबे समय तक, एक दीर्घ समय तक अपनी घोर साधना करता है और उस घोर साधना के कारण वो जिस संगीत में जिस माधुर्य व चमत्कार की सिद्धि प्राप्त करता है तो वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वो उस अलौकिक आनंद का विवरण या वर्णन करना चाहता है और वो ये चाहता है कि दूसरे भी जो है उस कला का आनंद ले, उसका रसास्वादन करें। क्योंकि जो उसने मेहनत की है और जो उसकी अभी तक की उसने अपनी कला की साधना की है उसकी सार्थकता जब ही होती है जबकि उस कला का आस्वादन दूसरा व्यक्ति भी करता है। तो कोई भी हम ये देखते हैं कि कोई भी कला जो है वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, मधुर हो, जब तक कि उसके अच्छे ग्राहक या श्रोता नहीं होंगे तो उसके बगैर ग्राहक श्रोता के बगैर उसका कोई मूल्य नहीं रहता। क्योंकि संगीत की एक जब श्रोता द्वारा जो प्रशंसा की जाती है उससे कलाकार को जो है एक अथाह सुख की प्राप्ति होती है और कला का जो मूल्य है वो भी श्रोताओं के मन को प्रभावित करने की क्षमता से ही माना जाता है। क्योंकि एक कलाकार तभी उतना उसको महान माना जाता है कि वो जितना दूसरे को अपनी कला से प्रभावित करे तो उसको उतना ही सक्षम कलाकार माना जाता है। किसी भी देश की कला की जो सच्ची उन्नति तभी होती है जब अच्छे कलाकारों के साथ साथ कला का रसास्वादन करने वाले अच्छे रसिक श्रोता भी वहाँ पैदा हों। कला के योग में कलाकार को कला पारखी दोनों, मतलब कला का मतलब देखा जाए कि कला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कलाकार और तो कला पारखी दोनों का ही जो है समान महत्व है। यानी कलाकार भी होना चाहिए तो उसके साथ साथ उसका कला पारखी होना भी आवश्यक है। क्योंकि कलाकार अपनी कला में जितना रस लेना चाहता है उतना ही वह रस दूसरों को भी देना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने परांत सुखाए की भावना से ही प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसी प्रकार जो होता है संगीतकार जो होते हैं वो अपनी कला का जो है सृजन वो जो है वो श्रोताओं के लिए ही करते हैं। हमारा जो संगीत है इसने मंदिर में इसका जन्म हुआ और धीरे धीरे इसने एक विकसित कला का रूप धारण किया। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में कोई भी श्रोता जैसा कोई वर्ग नहीं था, क्योंकि यज्ञ आदि जो अनुष्ठान होते थे उसमें संतों के उच्चारण के समय संगीत का जो प्रयोग किया जाता था वो एक सामूहिक रूप में होता था। इसी तरह से लोक संगीत में भी श्रोता का कोई महत्व नहीं होता था, क्योंकि उसमें नियमों का अभाव और लोक संगीत में जो सरलता और स्वाभाविकता के कारण वहाँ पर भी सामूहिक रूप जो है वो जो है उसी की प्रधानता रहती थी। तो इसलिए उसका कोई अलग से विशेष श्रोता वर्ग नहीं होता था। पर मध्यकाल में जब संगीत जब दरबार में आया तो एक श्रोता वर्ग जो है उस समय जो है सामने आया, क्योंकि दरबारी गायक जो थे वो अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि संगीत जो था वो
ये राजाश्रय उनको प्राप्त होता था, तो वो राजाओं की प्रशंसा में कलाकार जो है अपनी कलाओं की रचना करते थे और वहाँ दरबार में वो अपनी कला की प्रस्तुति करते थे। तो और वो प्रस्तुति से जब उनको एक सामने एक श्रोता वर्ग उनको उस चीज़ को सुनता था और उसकी उनकी प्रशंसा करता था, तो इससे उनकी खुद की कला में भी जो था एक निखार आता था और वो और भी अपनी अच्छी कला का सृजन करने के लिए प्रेरित होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर उस समय जब आधुनिक काल आया तो पंडित भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने विभिन्न प्रकार के संगीत सम्मेलन को आयोजन करके कला को और कलाकारों को श्रोताओं से और श्रोताओं को कलाकारों से उन्होंने इस तरह से आपस में इस तरह से एक दूसरे का दिग्दर्शन कराया। और संगीत जो है एक हम देखते हैं कि एक गतिशील कला है जो प्रतिक्षण व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। इसलिए संगीत कला में श्रोता का संबंध कला की सृष्टि के हर स्तर पे बना रहता है। अब सौंदर्य बोध के लिए कलाकार तथा श्रोता के लिए देखा जाए तो दोनों के अपने भिन्न भिन्न सिद्धांत आते हैं, क्योंकि कलाकार के लिए हम देखते हैं कि कलाकार का जो आंतरिक अनुभव जो भी होता है उसका बाह्यकरण किया जाता है। कलाकार फिर उसे दृष्टव्य अथवा श्रव्य विषय में बदलता है। अब श्रोताओं के लिए हम सौंदर्य का देखते हैं कि उपरोक्त कलाकार की क्रिया से, मतलब जो कलाकार की क्रिया में जो सौंदर्य बोध होता है उसके बिल्कुल विपरीत ये क्रिया श्रोताओं के लिए होती है, क्योंकि बाहरी इनको श्रोताओं में उसको बाह्य अनुभव पहले होता है, फिर सुनकर पहले वो ज्ञानेंद्रियों से उसे ग्रहण करता है और फिर तब वह उसको आंतरिक अनुभव में उसकी वो जो उसकी प्रतिक्रिया है वो अनुभव में उसकी बदलती है। इस प्रकार सौंदर्यात्मक अनुभव की प्रक्रिया दोनों में ही होती है, पर दोनों की प्रक्रिया हम देखते हैं कि वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कलाकार के लिए श्रोताओं का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए वो श्रोता की रुचि, उसके ज्ञान, उसके समय आदि सब चीज़ों का उसको ध्यान रखकर ही कार्यक्रम का वो प्रस्तुतिकरण करता है। तो उसके लिए हम ये देखें कि कलाकार जो है श्रोताओं से तादात्म्य बैठाने के लिए अनेकानेक उसको प्रयास करने पड़ते हैं। तो उनको हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे पहला कि कलाकार जो है वो श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखता है। जैसे कि अगर बहुत भीड़ की जगह में कोई कलाकार अपना शास्त्रीय गायन पेश करेगा तो वो ये देखेगा कि वो बहुत आलापचारी के स्थान पर वो छोटा ख्याल, ठुमरी, तराना इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा ताकि अधिकाधिक लोग जो हैं उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें। इसी प्रकार सुगम संगीत के कार्यक्रम में भी प्रायः वो प्रांतीय भाषा, लोक संस्कृति आदि के अनुसार कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा ताकि वो श्रोताओं से अधिक जुड़े और उनको आनंद प्रदान कर सके। इसी प्रकार कलाकार जो है श्रोताओं की संगीत संबंधी राग व ज्ञान का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो जिस स्तर के श्रोताओं के समक्ष वो अपना गायन वादन प्रस्तुत कर रहा है तो वो ये देखेगा कि वो कहाँ है। यदि वो कलाकार जानकार संगीतज्ञों के बीच में व्यक्ति अपनी कलाकारी प्रतिष्ठित करने का उसे मौका मिल रहा है तो वहाँ वो अपना अधिक से अधिक अपना राग, ताल और अपनी गायकी का प्रदर्शन वो करेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि वो विद्यार्थियों के बीच वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है तो वो ये देखेगा कि वो उनकी अनुकूल ही उसकी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी ताकि विद्यार्थियों को भी वो अच्छी तरह से उसकी कला समझ में आ सके। तो इस प्रकार जो है कलाकार जो है वो कभी भी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में न रह के वरन वो श्रोताओं को अपने साथ लेकर चलता है और वह उनको अपनी समझने की सामर्थ्य प्रदान करता है तो वही अच्छा कलाकार माना जाता है। इसी तरह से कलाकार श्रोताओं को सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे मौके व समय का भी ध्यान करना पड़ता है कि वो किस मौके का किस विशेष
समय का वो संगीत उसे वो कार्यक्रम कर रहा है। यदि कोई विशेष पर्व है, धार्मिक अनुष्ठान है अथवा वर्षाकालीन है, तो वो उसी के अनुरूप उसकी प्रस्तुति होती है। तो इस प्रकार से श्रोताओं की और की फरमाइश का भी उससे ध्यान रखना पड़ता है। तो अब दीर्घ काल तक जब व्यक्ति अपनी साधना करता है तो उसमें एक लोच, लचीलापन, स्निग्धता आ जाती है। तो जब ये व्यक्ति, कोई भी कलाकार अपनी इस तरह की दीर्घ साधना करता है तो वो उसकी प्रशंसा भी चाहता है। तो इसके लिए जो है वो श्रोताओं की दाद की, श्रोताओं की पसंद और श्रोताओं की दाद की उसको आवश्यकता रहती है, तभी उसकी अपनी कला की इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इसी प्रकार जब वो अपनी कला की प्रस्तुति कलाकार करता है तो श्रोताओं को वो आनंदित करने की स्थिति में लाने की कोशिश करता है, और ये उसकी कला की सबसे बड़ी कसौटी होती है, क्योंकि उसकी कला से सब श्रोता आनंदित होते हैं तो उसमें, उस कलाकार में भी नई स्फूर्ति और नए जीवन का संचार होता है। और वो और अपने उपरोक्त प्रयास जब एक कलाकार अपनी कृति की सफलता के लिए करता है तो उसे श्रोताओं से पूर्णतः योग की मतलब एक सहयोग की अपेक्षा रहती है। इसलिए देखते हैं हम कि संगीत की कला की सार्थकता जब ही होती है जब कलाकार तो अच्छा हो, उसके साथ साथ जो है उसको लेने वाला ग्राहक यानी श्रोता जो है वो भी उतना ही अच्छा हो। तो इस तरह से इन दोनों का जो आपसी सामंजस्य है तो उससे ही जो है कला का रूप भी निखरता है, अच्छा कला का एक साम रूप जो है हमारे सामने आता है। तो ये तो अभी कलाकार की भूमिका थी। अब अगले वीडियो में हम श्रोताओं की भूमिका क्या है उस बात पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।